सभी मित्रों को नमस्कार। आज हाजिर है एक नई डिजीज के साथ। ये एक ऐसी बीमारी जिससे न सिर्फ आप और हम प्रभावित हैं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित है। ग्लोबल लेवल पे आज हर एक इंडिविजुअल इस डिजीज से पीड़ित है, प्रभावित है और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, वायरल स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्लियर, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी हैं अलोंग विद द नॉर्मल, और वही हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। क्लियर। तो नाम डिजीज का आप सबको पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बीमारी का नाम है कोविड-19। कोविड-19 ये डिजीज का नाम है। पहले इस नाम का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये नाम 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये जो CO है ये है कोरोना के लिए, VI है वायरस के लिए और D है डिजीज के लिए। तो इस बीमारी का पूरा नाम हमने लिखा है कोरोना वायरस डिजीज। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये बीमारी होने का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक तरह का वायरस है और वो वायरस कहलाता है कोरोना वायरस। एक फैमिली होती है कोरोना वायरस की, कोरोनाविरिडी, उसी फैमिली का मेंबर है ये कोरोना वायरस। इस वायरस के ऊपर एस स्पाइक्स होते हैं, मतलब एस प्रोटीन होती है, स्पाइक लाइक, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स वो रखता है, ताज की तरह, इसलिए क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसको नाम दिया गया है कोरोना वायरस। आगे हम डायग्राम देखेंगे, वहां और बात करेंगे। अभी सिर्फ डिजीज के नाम का डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस डिजीज। चूंकि इसका पहला केस जो नोटिफाइड हुआ था वो 2019 में हुआ था, दिसंबर के अंदर, इसलिए WHO ने ये नाम हमको दिया है कोरोना वायरस डिजीज 2019। WHO को नाम इसलिए देना पड़ा क्योंकि इससे पहले ये बीमारी ये बीमारी यहाँ थी नहीं, क्योंकि ये वायरस नया था। हालांकि पहले वायरस था ये, लेकिन ये जो कोविड-19 कर रहा है ये सेकंड स्ट्रेन है इसका, और ये चूंकि था नहीं तो डिजीज ने पहले की नहीं, तो ये नाम भी पहले नहीं था, तो ये नोमेनक्लेचर WHO ने दिया। इससे पहले जब तक इन्होंने नाम नहीं दिया था WHO ने, इस बीमारी को और भी अन्य नामों से जाना जाता था। इस बीमारी को बोला जाता था 2019 नोवेल कोरोना वायरस डिजीज, इसको जाना जाता था ह्यूमन कोरोना वायरस 2019 के नाम से। ये 2 अन्य नाम हैं जो कोविड-19 के ही पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन ये नोमेनक्लेचर से पहले बोले जाने वाले वर्ड थे। आजकल जो प्रचलित नाम है कोरोना वायरस डिजीज का वो यही है, दैट इज द कोविड-19। क्लियर। तो इसको 2019 नोवेल कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता था, ह्यूमन कोरोना वायरस 2019 के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो मेन नाम है इसका है कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये जो बीमारी है ये व्यापक विश्व लेवल पे फैल चुके हैं। ग्लोबल पेंडेमिक WHO ने इसको घोषित किया है। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 1 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 5 लाख लोग अपनी जान से हाथ भी गंवा बैठे हैं इस डिजीज के बारे में। इंडिया की बात करें तो टिल डेट अप्रॉक्स 6.5 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश फिलहाल बचा नहीं, लगभग 216 देश में ये डिजीज फैल चुकी है। और ऐसी कोई बीमारी जिसका एक्सपेंशन लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में होता है उसको हम बोल देते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक CHN के अंदर वर्ड सुने होंगे हमने, डिजीज एक्सप्रेशन या डिजीज ट्रांसमिशन कितने एरिया में, उसके आधार पर आपने सुना होगा एंडेमिक के बारे में, सुना होगा एपिडेमिक के बारे में, ऐसे स्पोरेडिक होता है एक। क्लियर। जब ज्योग्राफिकल एरिया बहुत छोटा हो, लिमिटेड एरिया के अंदर कोई डिजीज मिलती है, बोला जाता है एंडेमिक। जब ज्योग्राफिकल एरिया लिटिल बिट एक्सपेंड हो जाता है, इससे ज्यादा एरिया में डिजीज फैल जाती है, उनको बोला जाता है एपिडेमिक। लेकिन एरिया जब ग्लोबल लेवल पे हो, विश्व लेवल पे हो, जहां कंट्री टू कंट्री डिजीज ट्रांसमिट हो रही हो, उसको बोला जाता है पेंडेमिक। और ये हमारी जो डिजीज है इसी लेवल पे आती हैं, क्योंकि लगभग हम देख रहे हैं बहुत सारे देश इस विश्व के इससे प्रभावित हो चुके हैं, इसलिए पेंडेमिक डिजीज है। इसको WHO ने 2020 में ही पेंडेमिक घोषित किया था, 11 मार्च 2020 को। क्लियर। और स्पोरेडिक डिजीजेस भी होती हैं। स्पोरेडिक का मतलब स्कैटर्ड केसेस मिलने वाली डिजीज, एक केस यहां मिल गया, एक केस दूर और कहीं मिल गया, एक केस और कहीं कंट्री में मिल गया। क्लियर। तो जब अलग अलग
ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अलग अलग केसेस मिले जिनकी संख्या कंपैरेटिवली कम हो, उनको बोला जाता है स्पोर्डिक केसेस। क्लियर? तो नाम से पता चल गया ये एक बीमारी पैंडेमिक बीमारी है जिसने बहुत सारे देशों को प्रभावित किया हुआ है। क्लियर? ये डिजीज का नाम है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, वायरस जो ये डिजीज करता है उस वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। यह है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है। वायरस यहां जो ये इंफेक्शन करता है उस वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। ये जो सार्स लिखा हुआ है इसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सार्स को मैंने फुल एक्सपेंड कर दिया है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हालांकि ये बीमारी पहले भी थी, साल 2002 से लेकर 4 में इसने एशिया में भी बहुत लार्ज एरिया के अंदर इंफेक्शन कॉज किया था। उस टाइम सिंपली इसको बोला जाता था सार्स। क्लियर? ये सार्स जो हुआ था वो एक दूसरा कोरोना वायरस था, उसको बोला जाता था सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस या उसको बोला जाता था सार्स कोरोना वायरस 1। ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म था उस टाइम 2002 से लेकर 4 तक जो सार्स बीमारी हुई थी उसका, और यही वायरस था जिसने एक और रेस्पिरेटरी इंफेक्शन भी किया था, इसको बोला जाता है MERS, मिडल ईस्ट। थोड़ा सा फुल फॉर्म इनकी जरूर ध्यान रखनी है। मिडल ईस्ट, दुनिया की जो बीच की और जो ईस्ट साइड की कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है MERS। तो ये दो बीमारियां पहले भी मेजर डिजीजेज रह चुकी हैं और इनका होने का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था वो भी एक कोरोना वायरस था, लेकिन वहां जो स्ट्रेन था वो था टाइप 1। क्लियर? और ये जो कोविड-19 कर रहा है ये स्ट्रेन कौन सा है? टाइप 2। चूंकि ये वायरस नया है, पहले ये प्रेजेंट था, हो सके इसी से म्यूटेट होके बना है, तब चूंकि वायरस नया है तो इसने नई डिजीज कॉज की, इसलिए हम बोल रहे हैं कोविड-19। तो पहले ये डिजीज नहीं पाई जाती थी, लेकिन ये वायरस जरूर था, वायरस में ही म्यूटेशन होके नया वायरस बना और उसकी वजह से ये डिजीज बनी है, डिजीज कॉज हुई है, दैट इज कोविड-19। क्लियर? तो इनके ऊपर भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये डिजीजेज पहले से प्रिवेलेंट थी। यहां पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS। अगर इन डिजीजेज का डिस्क्रिप्शन देखें तो हूबहू लगभग वैसा ही है जैसा कि कोविड-19 का। ज्यादातर साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मैनेजमेंट वही है, बस थोड़ा सा वायरस अलग है। यहां पर फैमिली तो वही है वायरस की, कोरोना विरिडी फैमिली। फैमिली का नाम यहां लिखूं, कोरोना वायरस की फैमिली का नाम तो याद रखना है कोरोना विरिडी फैमिली। क्लियर? तो इसी फैमिली का है, बस ये टाइप 1 था और ये है टाइप 2। ये जो वायरस है जिसने ये कोविड-19 डिजीज करी थी, ये सबसे पहले नोटिफाइड हुआ था चाइना के अंदर। चाइना में वुहान सिटी है, ये हुबई प्रांत के अंदर आती है, हुबई प्रोविंस हम बोलते हैं, हुबई प्रांत चाइना देश का नाम है। वहां सबसे पहले ये डिजीज हुई थी और उसके बाद ये वहां से निकल के और विश्व के दूसरे देश है वहां पर भी पहुंच चुकी। तो लगभग 216 देश, जैसा कि अभी हमने बात करी, वहां तक ये डिजीज ट्रांसमिट हो चुकी है। हम बोल रहे हैं ये एक पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक डिजीज है। हुबई में ये जो पहला केस मिला था वुहान के अंदर, ये नोटिफाइड हुआ था 31 दिसंबर 2019 को, इसीलिए यहां पर 19 वर्ड डाला है डिजीज में, कोरोना वायरस डिजीज 2019। फर्स्ट केस नोटिफाइड इन वुहान सिटी, हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना। इंडिया की बात करें तो भारत में जो पहला केस मिला था वो लगभग इसके 1 महीने बाद 30 जनवरी 2020 में मिला था इंडिया के अंदर। और इंडिया में भी अगर स्टेट की बात करें तो वो स्टेट था केरला। केरला में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव केस आइडेंटिफाई हुआ था 30 जनवरी 2020 को। अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में ये कोरोना जो पॉजिटिव केस था वो मिला था 2 जनवरी 2020 को, और राजस्थान में भी ये मिला था जयपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, राजस्थान।
क्लियर, 2 जनवरी 2020 को। आगे चलें, ये कुछ स्टैटिकल डेटा वाइज चीजें हैं, हिस्टोरिकल डेटा वाइज चीजें, थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको भी। 11 जनवरी 2020 को, सॉरी यहां मार्च लिखना है, राजस्थान में जो केस मिला था वो मार्च में मिला था, पहले मैंने जनवरी लिखा था, उसको थोड़ा करेक्ट कर लें। 2 मार्च 2020 को पहला केस दैट इज फाउंड इन राजस्थान एट जयपुर, और 11 मार्च 2020 को ही ये जो बीमारी है इसको ग्लोबल पेंडेमिक घोषित कर दिया डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कि ग्लोबल पेंडेमिक ये डिजीज है, वैश्विक महामारी जिसको हम बोलते हैं। ग्लोबल वैसे नहीं भी लगा हो तो अंडरस्टूड सी बात है, पेंडेमिक डिजीजेज वही होती हैं जो कंट्री टू कंट्री एक्सपेंड होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। तो डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्ड दैट डिजीज ग्लोबल पेंडेमिक ऑन 11 मार्च 2020। और इसके आगे डेटा वाइज कुछ बात करें तो इंडिया में 24 मार्च 2020 को नेशनलाइज लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। पूरे देश में एक साथ शटडाउन हो गया था सभी चीजों का। हम बोल रहे हैं ये है लॉकडाउन इंडिया के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन ही एकमात्र जरिया था शुरुआत में इस डिजीज के रैपिड ट्रांसमिशन को रोकने का, और इस वजह से हम काफी हद तक इस बीमारी को रोकने में कामयाब भी हुए हैं। कई देश जिन्होंने लॉकडाउन बाद में लागू किया वहां पर डिजीज ट्रांसमिशन शुरुआत में बहुत तेजी से हुआ, लेकिन यहां पर हमने पहले ही इसको इम्प्लाइज कर दिया था 24 मार्च 2020 को, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो ट्रांसमिशन का रेट था वो काफी हद तक यहां पर कम हुआ। तो ये डेटा वाइज चीजें हैं, थोड़ा सा हमको याद भी रखना है, प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर पहला केस चाइना के अंदर, वुहान सिटी, हुबई प्रोविंस, हुबई प्रांत। इंडिया में बात करें 30 जनवरी 2020 केरला के अंदर इंडिया में। राजस्थान की बात करें 2 मार्च 2020 को जयपुर में। 11 मार्च की बात करें तो ये वो दिन है जब डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल पेंडेमिक घोषित कर दिया कोविड-19 को, और 24 मार्च को भारत में नेशनलाइज लॉकडाउन इम्प्लॉइज कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। क्लियर, तो ये तो थी सामान्य जानकारी रिगार्डिंग कोविड-19। अब डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे डायग्नोज करना है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कैसे ये पेशेंट को सफर करता है, बहुत सारी चीजें। क्लियर, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनके बारे में ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चीज आती रहती हैं, कई बार एग्जाम में भी आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही है कि ये एक समय का अंतराल है, एक टाइम ड्यूरेशन है, तब जब एजेंट जो कॉज कर रहा है डिजीज को इंटर होता है और पहली बार पेशेंट में लक्षण दिखाई देते हैं। एंट्री दिन कब और लक्षण कब, वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 से लेके 14 दिन तक। 2 दिन कम से कम लगते हैं सिम्टम आने में और 14 दिन अधिकतम। अगर एवरेज हम बात करें तो ये एवरेज होता है 5 से 6 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 में बी मिनिममली 2 डेज, मैक्सिममली 14 डेज, 14 दिन, दैट मीन्स 2 सप्ताह। लेकिन एवरेज अगर हम बात करें ज्यादातर केसेस में हमने देखा है 5 से 6 दिन इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, ये डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सीएचएन के अंदर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि 2 मोड होते हैं ट्रांसमिशन के। एक तो डायरेक्ट मोड, 2 लोगों के बीच में आपस में डायरेक्टली डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, और एक होता है इनडायरेक्ट मोड। तो ये दोनों ही मोड से ट्रांसमिट होती है। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मोड से, और डायरेक्ट मोड से ये जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसमें तरीका होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफ, स्नीज, टॉक। देखो इसका मतलब क्या, जब भी कोई व्यक्ति जो इस बीमारी से सफर्ड है कफिंग करता है, स्नीज करता है या बात करता है, तो वो बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। ड्रॉप बड़ी साइज, ड्रॉपलेट उससे और माइन्यूट साइज। अगर वो इन्वायरमेंट में रिलीज करता है और कोई हेल्दी व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता है और वो उसको इनहेल करता है, तो ये सीधा ही वायरस जाएगा उसके एयरवे में और उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। तो नॉर्मली हम ड्रॉपलेट रिलीज करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस होता है, खांसी कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं, छींक रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ये
ड्रॉपलेट्स बनेगी और ये अगर जाके ट्रांसमिट होगी दूसरे व्यक्ति में, हम बोलेंगे इसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। तो ये एक तरीका होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मेन कॉज है इसका, मेन ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, डिजीज मेनली इसी से ट्रांसमिट हो रही है। यहां पर एक दूसरा तरीका और है इनडायरेक्ट मीन ऑफ ट्रांसमिशन का, जब कोई हेल्दी व्यक्ति इन्फेक्टेड कंटाजियस कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। दैट मीन्स व्हाट, कि व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति जब कभी भी इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तब भी वो ये डिजीज को एक्वायर कर लेता है। तो दूसरा तरीका होता है कांटेक्ट विथ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं फॉर्माइट्स। फॉर्माइट्स पता ही होगा आपको, ऐसे कोई भी आर्टिकल, ऑब्जेक्ट्स जो मरीज ने यूज किए हैं, प्रोबेबली वो कंटामिनेटेड हैं, कंटाजियस है और उनके अंदर डिजीज को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी है, हम बोलते हैं ये फॉर्माइट्स हैं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सरफेस को छुए जहां पे वायरस है और फिर उन कंटामिनेटेड हैंड को अगर हम नोज में, माउथ में, आईज में लगाएंगे तो वो डिजीज भी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन वो जो तरीका है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर आता है। अलग अलग सरफेस पे ये वायरस अलग अलग समय तक जिंदा रहता है और उसी के अकॉर्डिंगली हमको थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी होती है कांटेक्ट करने से पहले उन चीज़ों को। जैसे कि मैं बात करूं स्टेनलेस स्टील की या मैं बात करूं प्लास्टिक की, प्रोबेबली तो ये वायरस 3 दिन तक सरवाइव रहता है, जिंदा रहता है। अगर मैं बात करूं कार्डबोर्ड की, जो कार्डबोर्ड होते हैं पुट्ठे, उनके ऊपर लगभग ये 1 दिन 24 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर मेटल की, तो इस पे लगभग 4 घंटे तक ये सर्वाइव करता है। तो ये तो सिर्फ वो है जिनका रिलायबल डेटा हमारे पास है। इसका मतलब ये नहीं कि और सरफेस पे जिंदा नहीं रहता, और भी सरफेस पे ये वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव करता है और जिंदा रहेगा। और अगर हमने एक्सीडेंटली टच किया, कांटेक्ट किया और हमने अगर नोज और माउथ को टच किया तो प्रोबेबली हम भी उससे इन्फेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। डायरेक्ट मोड में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन व्हेन कफ स्नीज टॉक करता है पेशेंट, और दूसरा है कि गलती से वो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच कर लें और टच करने के बाद अगर नोज, माउथ और आई को वो टच करे तब पेशेंट इन्फेक्ट हो जाता है। क्लियर? दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 डिजीज। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें कि मरीज जो इनसे इन्फेक्ट हुआ है उनमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर लोग या तो असिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनमें किसी तरह के सिम्टम नहीं आते, या हम बात करें 80% लोगों में तो उनमें बहुत माइनर इलनेसेस होती हैं, ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की नीड वहाँ होती नहीं है। कुछ जनरलाइज सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट से मरीज ठीक हो जाता है क्योंकि सिम्टम बहुत माइनर होता है। लेकिन कुछ लोगों में सिम्टम बहुत सीवियर हो जाते हैं और वो फिर क्रिटिकल डिजीज कंडीशन भी वहां पे कॉज करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। हम बोलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम ऑफ कोविड-19। ये जो साइन एंड सिम्टम्स मैं लिख रहा हूँ ये हिरार्की के अकॉर्डिंग है। हिरार्की का अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि जो सबसे कॉमन साइन सिम्टम होगा ऊपर लिखूंगा, उसके बाद प्रिवेलेंस कम होती जाएगी, कम होती जाती, कम होती जाएगी, और नीचे में लिखूंगा लीस्ट कॉमन, जो सबसे कम कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं। क्लियर? सबसे पहले फीवर, बुखार यहां देखने को मिलता है मरीजों में। एक बार मैं सारे साइन सिम्टम लिख देता हूं फिर बात करते हैं। फीवर, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं डिस्निया, स्पुटम प्रोडक्शन, मायालजिया, जॉइंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, sore throat, sneeze,
रनी नोज, स्किन लीजन्स। क्लियर? ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स में है, सिम्टम्स है जो हमको कोविड-19 के पेशेंट में देखने को मिलता है। फीवर लगभग 80 से 99% लोगों में ये सिम्टम हमको प्राइमरीली देखने को मिलता है, फीवर। और फीवर आने की यहाँ वजह होती है कि यहाँ पर कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स हमारी डैमेज सेल प्रोड्यूस करती है, जिसमें इंटरल्यूकिन होता है मेनली, और इंटरल्यूकिन हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि वैसे ये डिफेंस मैकेनिज्म का ही पार्ट है, लेकिन ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, हम बोलेंगे फीवर। कफ मैकेनिकल इरिटेशन की वजह से वायरस अभी एयरवे में होगा, इरिटेट करेगा एयरवे की म्यूकोजा को, उसको निकालने के लिए बॉडी कफिंग करती है, इरिटेशन की वजह से बॉडी यहाँ पे कफिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे मेन सिम्टम आपको ये देखने को मिलेगा लगभग 80 से 99% लोगों में, ये 60 से 80% लोगों में आपको कफिंग देखने को मिलता है। यूजुअली ये जो इनिशियल कफिंग होती है ड्राई कफिंग होती है, ड्राई, यहाँ पे ऐसे स्पुटम प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इनिशियली ड्राई कफिंग। साथ में पेशेंट को भूख लगना कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी। फटीग, पेशेंट बहुत थका हुआ फील करेगा, क्योंकि डिजीज पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं बॉडी की सेल्स को, तो बॉडी ओवरऑल जो है थकना स्टार्ट होती है, फटीग। सांस लेने में दिक्कत होती है, अभी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हम बहुत ज़्यादा एल्वेलर सेल डैमेज हो जाती है, पानी भर जाता है, इन्फ्लामेशन वहाँ हो जाता है, उन सब की वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लेटर ऑन इनिशियली ड्राई कफी की हम बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पैथोफिजियोलॉजी में हम आगे वायरस इन्वेट करता है, वहाँ पर ऐसे स्पुटम प्रोडक्शन भी होने लगता है, बॉडी डिस्कम्फर्ट होने लगता है, माइल्जिया हम बोलते हैं, जॉइंट्स पेन, जो जॉइंट होते हैं उसमें दर्द होने लगता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, क्लियर, ये होने लगता है। शॉर्ट थ्रॉट होता है, पेशेंट स्नीज करता है, ठीक है, नाक से पानी बहना, स्किन लीजन्स। ये जो सिम्टम मैंने लिखे हैं नीचे वाले, ये लीस्ट कॉमन है, क्लियर, मतलब ये कॉमनली आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके टर्ड अगर आप देखोगे पेशेंट्स में तो हो सके प्रॉबेबली ये कुछ सिम्टम आपको देखने को मिले, लेकिन ऊपर वाले ये जो सिम्टम मैंने लिखे हैं ये प्रॉबेबली आपको पेशेंट में यहाँ तक तो देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे सीवियरिटी बढ़ेगी तो ये डिस्निया, ये सारे भी चीजें देखने को मिलेगी। क्लियर? तो दे आर सिंपल द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कोविड-19, फीवर, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, डिस्निया, स्पुटम प्रोडक्शन, मायालजिया, जॉइंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्नीज होना, रनी नोज, नाक से पानी बहना, स्किन लीजन, स्किन के ऊपर निशान, घाव, लीजन्स बनना, ये भी साइन एंड सिम्टम्स के अंदर इंक्लूडेड है। और रिसेंटली अभी की अगर हम बात करें तो एक और साइन सिम्टम इंक्लूड किया गया है, और वो है लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। रिसेंटली ऐड हुआ है, पहले ये था नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों में अब देखा गया अंडर रिसर्च स्टडी कि पेशेंट स्मेल और टेस्ट का जो सेंसरी परसेप्शन करता है नॉर्मली, वो यहाँ पे अल्टर्ड हो जाता है, धीरे धीरे वो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाता। दैट मीन्स इन चीज़ों का अनुभव उसको नहीं होता। स्मेल नाक का काम है, नाक में ऑल्फैक्टरी रीजन होता है जो सेंसरी परसेप्शन जो होते हैं स्मेल को ब्रेन तक लेके जाते हैं, क्लियर। टेस्ट भी हम देखते हैं कि टंग पे होता है, पीछे ओरोफेरिंक्स पे भी होते हैं, तो एक तरीके से ये एयरवे का इन्फ्लामेशन हो रहा है, एयरवे इन्फेक्ट हो रहा है, तो ये जो नॉर्मल जो सेंसरी फंक्शन है वो भी यहाँ पर अल्टर्ड हो जाता है, क्लियर। तो ये भी आजकल हम ज़्यादातर लोगों में देखने को मिल रहा है। याद रखना है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ऑल्सो ए साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कोविड-19, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, कि ये जो डिजीज है एक्चुअली करती क्या है हमारी बॉडी में, ये जो वायरस है किन सिक्वेंशियल कामों से या एक्शन से गुजरता है बॉडी में, और फिर हमें ये इलनेस कॉज करता है, क्लियर। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कोविड-19 के बारे में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से सुनना। पहले तो मैं वायरस के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि ये वायरस एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। वायरस के ऊपर एक एनवलप होता है, हर वायरस के ऊपर होता है उसका खोल,
उसके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। यहां ये जो वायरस होता है कोरोना वायरस, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना हुआ होता है। दैट मीन्स ये पूरा वायरस है, ये इसका खोल है, उसके नीचे इसकी मेम्ब्रेन होती है, और अंदर की तरफ उस खोल और मेम्ब्रेन में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटेक्टिव होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसके खोल के ऊपर इस तरीके से स्पाइक निकले हुए होते हैं। ये स्पाइक बेसिकली एक तरह की प्रोटीन होती है, इसको बोला जाता है एस प्रोटीन। यही वो प्रोटीन है जिसके थ्रू ये हमारी लंग्स की एल्वियोलाई की टाइप 2 सेल के अंदर इंटर कर पाता है। ये एक तरीके से चाबी की तरह काम करता है। की लॉक हमारे एल्वियोलाई में है और ये की है, इस की से वो लॉक खुलेगा और ये उसके अंदर इंटर कर पाएगा। एनवलप पे यहां एक प्रोटीन होती है, इसको बोला जाता है ई प्रोटीन। मेम्ब्रेन पे भी प्रोटीन होती है, उसको बोला जाता है एम प्रोटीन। और अंदर आप देख रहे हैं जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के रूप में। ये क्राउन लाइक शेप आपको दिख रही है ऊपर ताज की तरह, इसलिए ये नाम पड़ा हुआ है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से कोरोना। फैमिली का नाम पहले ही बताया, कोरोना विरिडी परिवार का नाम है जिस परिवार में ये वायरस आता है। जैसे ही कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति इस वायरस को रिलीज करता है इन्वायरमेंट में बाय कफिंग, स्नीजिंग या टॉकिंग, और हेल्दी व्यक्ति ने अगर पर्याप्त दूरी उससे नहीं बना रखी है जो कि लगभग 6 फीट होती है, तब ये वायरस उसके लंग्स में चला जाएगा। ये वायरस जो हम कोरोना यहां बनाया है, ये वायरस ड्यू टू द इनहेलेशन क्लियर जाएगा सीधा हमारे लंग्स के अंदर। अब लंग्स में आप सभी को पता है कि गैसियस एक्सचेंज का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये हमने बना दी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में हमने पढ़ा है कि अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, कुछ इस तरीके से स्क्वेमस टाइप की होती हैं, कुछ इस तरीके से क्यूबॉइडल टाइप होती हैं, स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर का। सेल्स होती हैं बहुत सारी, कुछ टाइप 1 सेल होती हैं, क्यूबॉइडल शेप की होती हैं टाइप 2 सेल, इस तरीके से इरेगुलर शेप की मैक्रोफेजेस होती हैं, कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। टाइप 1 सेल का कार्य आप सबको पता है, गैसियस एक्सचेंज। इस एल्वियोलाई के बाहर पल्मोनरी कैपिलरी है, ब्लड है उसके अंदर, इन्हीं टाइप 1 सेल के थ्रू गैसों का आदान प्रदान होगा। ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में आती है वेंटिलेशन के थ्रू वो ब्लड में जाएगी, और ब्लड का जो CO2 है वो वेंटिलेशन के थ्रू आएगी एल्वियोलाई के अंदर, इन्हीं टाइप 1 सेल्स के अक्रॉस। ये जो टाइप 2 सेल है इस तरीके की जो क्यूबॉइड शेप की होती है, ये एल्वियोलर फ्लूइड का निर्माण करती हैं। एक ऐसा फ्लूइड जो एल्वियोलाई में पड़ा रहेगा, जो एल्वियोलर सरफेस को नम बना के रखेगा, और साथ ही उसके अंदर होते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट सर्फेक्टेंट क्या करते हैं पहले पढ़ चुके हैं हम, कि यहां जो ये फ्लूइड है उसके ऊपर झिल्ली बनने से रोकता है, इस फ्लूइड के सरफेस टेंशन को खत्म करता है, जिससे झिल्ली नहीं बन पाती फ्लूइड पे, और ये जो शकिंग प्रेशर लगता है, जो कोलैप्सिंग प्रेशर लगता है एल्वियोलाई पे, वो नहीं लगने देगा। कहने का मतलब ये कि एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है सर्फेक्टेंट, जो कि टाइप 2 सेल रिलीज करती है। क्लियर, ये सामान्य जानकारी। मैक्रोफेजेस हमने पढ़ाई है कि जब भी कोई अनवांटेड चीज जाएगी एल्वियोलाई में, ये मैक्रोफेजेस जो साइज में बड़ी होती है, मैक्रो मतलब बड़ी साइज की, फेजेस मतलब जो फेगोसाइटोसिस करती हो, तो ये उस डस्ट को, उस पर्टिकुलर एजेंट का फेगोसाइटोसिस करेगी और उसको बॉडी से क्लियर करने का काम करती है। क्लियर, तो हमको टाइप 1 मैक्रोफेजेस इनसे भी कोई लेना देना नहीं, मैं बात कर रहा हूं टाइप 2 सेल के बारे में। ये टाइप 2 सेल हमने बनाई है। जैसे ही ये वायरस जाएगा एयरवे के थ्रू एल्वियोलाई में, ये वायरस यहां आ गया सपोज एल्वियोलाई में,
ये स्पाइक्स हैं इसकी, और अंदर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये स्पाइक जो है ये सीधी इस तरीके से, ये जो टाइप 2 सेल है उसके यहाँ पर इस तरीके से लॉक बना होता है एक रिसेप्टर के रूप में, और ये रिसेप्टर कहलाता है ACE2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2। ACE1 तो आपने पढ़ा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर, जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है रेनिन के द्वारा, और 1-2 में कन्वर्ट करता है टू में कन्वर्ट होता है बाय ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और तब उसका काम होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। क्लियर, वो तो काम था ACE1 का। मैं यहां बात कर रहा हूं ACE2 की। ये ACE2 बेसिकली क्या करता है, उस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग टाइप 2 एंजाइम को एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करता है 1 के अंदर। देखो मैं दोबारा बता दूं यहां पे जो एंजियोटेंसिन 1 होता है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय द ACE। ये आपने किडनी सिस्टम में पढ़ा होगा, और ये जब होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मैं इसके आगे की बात कर रहा हूं, ये एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 1 से लेके 7 में कन्वर्ट होता है बाय ACE2। यही ACE2 की बात कर रहे हैं, जिसका रिसेप्टर होता है हमारी एल्वियोलाई के टाइप 2 सेल पे। और ये क्या करता है, ये बीपी को कम करने का काम करता है, साथ में ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, मतलब इन्फ्लामेशन को रोकने का भी काम करता है ये। और इसको बनाने का काम कौन करता है, ये रिसेप्टर। और हमारी ये जो वायरसेज हैं जो जा रहे हैं एल्वियोलाई में, वो किस रिसेप्टर को बाइंड करती है, इसी रिसेप्टर को। तो ये जो काम दोनों होने वाले होते हैं यहाँ पे नहीं होते हैं। इधर देख लेते हैं डायग्राम में, ये ACE रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर, ये एल्वियोलाई टाइप 2 सेल है। यहां पर स्पाइक आके फिक्स हो जाएगी, यहां ये वायरस है और फिर ये वायरस इसी रिसेप्टर के इस लॉक को अनलॉक कर देगा, और ये वायरस आ जाएगा इस टाइप 2 एल्वियोलर सेल के अंदर। क्लियर, मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं उस एल्वियोलर सेल टाइप 2 का। ये टाइप 2 सेल थी, ये वाली जो सरफेक्टेंट बना रही है, ये वायरस सीधा ही यहां आया। इस वायरस को दूसरी सेल से, सामान्य सेल से कोई मतलब नहीं है, ये सीधा अटैक करती है टाइप 2 सेल, जिसका काम है सरफेक्टेंट बनाना। इसके रिसेप्टर पे ACE रिसेप्टर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। उसी रिसेप्टर के थ्रू ये इस सेल में इंटर करता है। अभी इंटर करा देते हैं, ये हमने बना दिया है टाइप 2 सेल, टाइप 2 सेल। क्लियर, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये अंदर आ गया वायरस, इस तरीके से ये वायरस था। वायरस अंदर आके क्या करता है, अपनी कोटिंग को ब्रेक कर देता है, अपने एनवलप को ब्रेक कर देता है, और इसके साइटोप्लाज्म में आरएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड वायरस सिंगल स्ट्रैंड जेनेटिक मटेरियल है उसको रिलीज कर देता है। ये आरएनए इस सेल की जो राइबोसोम होती है उसके पास जाता है, और उस राइबोसोम की मदद से ये आरएनए वायरस रेप्लिकेट होता है, और रेप्लिकेट होकर ऐसे बहुत सारे आरएनए अंदर बना देता है। साथ ही इन्हीं राइबोसोम की मदद से ये एस प्रोटीन बना देता है, ई प्रोटीन बना देता है, एम प्रोटीन बना देता है। और जब ये सारी चीज़ें बन जाती है वायरस की इस सेल के अंदर, तो ये आपस में असेंबल होती है, और असेंबल होकर इस तरीके से कई टन वायरस इस सेल के अंदर ही बनाना स्टार्ट कर देती हैं। पहले क्या हुआ, सेल के अंदर वायरस आया, ये वायरस का जो आरएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, ये रिलीज हुआ इस सेल के साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम आप सबको पता है प्रोटीन बनाता है, ये आरएनए यहाँ आके रेप्लिकेट होता है, मल्टीपल आरएनए बनते हैं। साथ में इसी राइबोसोम से अलग अलग तरह की प्रोटीन बनती है जो उसकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जरूरी है, और फिर ये सारी चीज़ें असेंबल होती हैं। असेंबल मतलब ये सारी चीज़ें मिलती हैं और फिर एक नए वायरस का निर्माण यहाँ करती है। इस तरीके से कई हजार वायरस इस एल्वियोलर टाइप 2 सेल के अंदर बनते हैं, और जैसे ही बनेंगे ये सेल रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, और वायरस इस सेल से निकल के पूरी एल्वियोलाई में फैल जाएंगे। आप देख रहे हैं एक वायरस गया था, अब ये वायरस इतने सारे हो गए इस एल्वियोलाई में। अब क्या नुकसान हुआ इस वायरस ने, देखो क्या किया यहाँ पर। पहली बात, टाइप 2 सेल को डैमेज किया। बताओ सरफेक्टेंट की कमी होगी या नहीं होगी?
होगी। सरफेक्टेंट कम तो ये एल्वियोलाई जहां गैसियस एक्सचेंज होता है ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीके से कोलैप्स लंग्स गैसियस एक्सचेंज को अफेक्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो डैमेज सेल थी इस वायरस के द्वारा, ये डैमेज सेल यहां कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज कर देती हैं और उन केमिकल्स में मेन केमिकल होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जिसके कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये देखो कुछ केमिकल मैंने लिखे हैं, ये सब प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल से। प्रो इन्फ्लामेटरी का मतलब जो इन्फ्लामेशन को प्रमोट करे। जब ये केमिकल ये सेल रिलीज करेगी, यहां पर ये केमिकल्स आ गए, ये सब इन्फ्लामेटरी केमिकल्स हैं। बताओ ये एल्वियोलाई को इन्फ्लाम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इन्फ्लाम करेंगे मतलब क्या? यहां पर रेडनेस हो जाएगी, यहां पे पेन होगा, यहां पे स्वेलिंग होगी। बताओ नॉर्मल ये जो सेल है इन्फ्लामेशन की वजह से क्या अपना गैसियस एक्सचेंज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये सेल भी फिर डैमेज होने यहां स्टार्ट कर लेती है। टाइप 2 तो पहले ही हो गया, अब ड्यू टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन ये जो टाइप नॉर्मल सेल थी ये गैसियस एक्सचेंज यहां पे नॉर्मल नहीं कर पाती है। दूसरी बात, तीसरी बात, पहली बात तो ये बता दी ये सेल डैमेज हो गई, दूसरी बात इन्फ्लामेशन हो गया, तीसरी बात इन केमिकल्स की वजह से ये पल्मोनरी कैपिलरी डायलेट हो जाती है। हमने पढ़ा है पहले भी, जब भी इन्फ्लामेशन होता है कैपिलरी क्या होता है? डायलेशन। क्योंकि इन्फ्लामेटरी एजेंट बेसिकली कैपिलरी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं और ये डायलेट हो जाती हैं। डायलेट होना अच्छा है क्योंकि इसी के थ्रू ब्लड आएगा और ब्लड के थ्रू न्यूट्रोफिल्स आएगी। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली इन वायरसेस को अटैक करेगी, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। लेकिन नुकसान क्या कि जब ये डायलेट हो जाती है तो परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और बढ़ती है तो जिसका इस कैपिलरी का जितना भी ब्लड है, ब्लड सीपेज होके यहाँ आ जाता है बाहर की तरफ, और बाहर आएगा तो एल्वियोलाई में भी जाएगा यही फ्लूइड, और एल्वियोलाई में जाएगा तो एल्वियोलाई पानी से भर जाएगी, और पानी से भरेगी। बताओ डिफ्यूजन में बाधा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। अगेन डिफ्यूजन नहीं होगा तो ब्लड में फ्रेश ऑक्सीजन नहीं डिफ्यूज हो पाएगी। क्लियर? साथ ही न्यूट्रोफिल्स आएगी ब्लड के साथ, और न्यूट्रोफिल प्रोटीएज बनाती हैं, प्रोटीएज रिलीज करती है। वायरस उसको खत्म करेगी लेकिन एज ए रिजल्ट प्रोटीएज बनेगा, और प्रोटीएज फिर अगेन जो हेल्दियर सेल्स होती हैं, हेल्दियर टिश्यू जो होते हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, अंदर की सेल्स को भी और बाहर के इलास्टिक टिश्यू को भी। एक तरफ से हर तरीके से एल्वियोलाई को नुकसान पहुंचता है इस वायरस के द्वारा, और चूंकि नुकसान पहुंच रहा है, कुछ सर्फेक्टेंट की वजह से कोलैप्स हो रही है, कुछ पानी भरने की वजह से फील्ड हो रही हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशंस यहाँ हो गई। इन सभी कंडीशंस की वजह से हम देखेंगे कि हमारे ब्लड में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिक्स होगी। हम बोलेंगे हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सेमिया हो गया, और अगर कंटिन्यूस ये काम होता रहा तो मरीज की डेथ भी हो जाएगी। क्लियर? फीवर क्यों आता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो साइटोकाइनिन रिलीज कर रहा है इंटरल्यूकिन, ये इंटरल्यूकिन ब्लड में आता है और ब्लड के थ्रू ये जाएगा ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा कि वायरस आ गया, टेम्परेचर बढ़ाओ ताकि उसकी ग्रोथ को रोका जा सके। तो उसी के परिणाम स्वरूप बॉडी का टेम्परेचर भी एलिवेट होने लग जाता है। इट इज ड्यू टू द प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स। इंटरल्यूकिन रिलीज हो रहा है, ब्लड के थ्रू जाएगा ये ब्रेन में, और वहां पर हम देखेंगे बॉडी का टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर जो होता है वो एलिवेट हो जाता है। क्लियर? तो दैट इज सिंपल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कोविड-19। क्लियर? दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको, हो सके समझ में नहीं आया हो कोई बात नहीं, वापस देख लेते हैं। कोरोना वायरस हमने देखा कि एक गोलाकार वायरस है जिसके सरफेस पे 3 तरह की प्रोटीन होती है। एक एस प्रोटीन इस तरीके से स्पाइक के रूप में, एनवलप पे ई प्रोटीन, उसके अंदर एम प्रोटीन, और अंदर एक सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल धागा आरएनए का होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। एक व्यक्ति जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है, कफ करेगा, स्नीज करेगा, और हेल्दी व्यक्ति अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसके एयरवे के थ्रू सीधा एल्वियोलाई तक ये वायरस पहुंच जाएगा। ये वायरस आ गया पेशेंट की एल्वियोलाई के अंदर। ये जो एस प्रोटीन है स्पाइक, ये एक चाबी की तरह काम करता है। ये चाबी इस टाइप 2 एल्वियोलर सेल को खोल देती है। दैट मीन्स होस्ट को ये इन्वेड कराती है,
ये वायरस इन्वेड होगा इस होस्ट सेल में बाय ए रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर होता है एस टाइप 2। जैसे ही वायरस की ये की इसके लॉक के साथ मिलेगी, ये लॉक खुल जाएगा और ये वायरस चला जाएगा इस सेल के अंदर। सेल में जाएगा वायरस, ये मैंने टाइप 2 सेल बनाया है, वायरस आ गया इसके अंदर और वायरस फिर आरएनए को रिलीज कर देता है। आरएनए आपको पता है राइबोसोम होते हैं साइटोप्लाज्म में, वहां जाएगा, आरएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारे आरएनए बन जाएंगे। राइबोसोम अन्य प्रोटीन भी बनाएगा, यहाँ एस ई एम बहुत सारी, ये सारी चीजें इस सेल के अंदर ही असेंबल होगी और अनगिनत नए वायरसेस का निर्माण इस टाइप 2 सेल में हो जाएगा। जब निर्माण बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सेल रप्चर होगी और ये सारे वायरस फिर उस एक सेल से पूरी एल्वियोलाई में भर गए, और पूरी एल्वियोलाई में वायरस भर गए तो क्या नुकसान हुआ? पहला नुकसान तो इसने सेल टाइप 2 को डैमेज कर दिया, सर्फेक्टेंट वो बना रही थी अब नहीं बना पाएगी, एल्वियोलाई कोलैप्स होने लगेगी, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, इन वायरस के अटैक से ये टाइप 2 सेल रप्चर होगी और बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स यहाँ बॉडी की टाइप 2 सेल रिलीज करेगी जिसमें साइटोकाइनिन्स आते हैं, और ये साइटोकाइनिन के कुछ एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये कुछ केमिकल्स हैं जो इन्फ्लामेशन करेंगे इस एल्वियोलाई में। सर्फेक्टेंट तो पहले ही नहीं था, एल्वियोलाई को वो कोलैप्स कर रहा था, इन्फ्लामेशन होगा तो एल्वियोलाई में पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। नॉर्मल सामान्य सेल भी ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, गैसेस एक्सचेंज कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। क्लियर? इसके अलावा ये जो केमिकल्स होते हैं ये कैपिलरी डायलेशन बढ़ा देते हैं। कैपिलरी डायलेशन बढ़ेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा ब्लड आएगा वहाँ पे, और ब्लड जब आएगा तो वो सीपेज करेगा और एल्वियोलाई में भर जाएगा, और एल्वियोलाई में पानी भर जाएगा तो अगेन एल्वियोलाई का जो एक्टिव सरफेस एरिया होता है जो गैसेस एक्सचेंज करता है वो यहाँ पर नहीं कर पाएगा। साथ में ब्लड के साथ न्यूट्रोफिल्स आ जाएगी। न्यूट्रोफिल्स हालांकि अच्छा काम करेगी लेकिन उसके परिणाम स्वरूप यहाँ प्रोटीएज इलास्टेज बनेंगे जो हेल्दी लंग टिश्यू को डैमेज करेंगे। लास्ट में स्कार यहाँ बन जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं, और ओवरऑल लंग का जो सॉफ्टनेस होता है, जो एक्सपेंसिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। लंग्स की जो एक्सपेंसिबिलिटी होती है उसको बोला जाता है लंग्स का कंप्लायंस। देखो ये एक नया वर्ड आ गया है आपके सामने, कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द लंग, एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग। तो इस तरीके से जब पानी बढ़ता है, इन्फ्लामेशन होता है तो टिश्यू बहुत हार्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और रिजिड होते हैं तो जो एक्सपेंसिबिलिटी होती है, प्रसार की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, उसी को बोला जाता है लंग का कंप्लायंस कम हो जाना। क्लियर? ये हो रहा है ड्यू टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द वायरस। यहाँ एक छोटा सा मैंने कंसेप्ट और बताया है आपको, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन जो लीवर बनाती है, ये कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिन 1 में रेनिन के द्वारा। ये किडनी में आपने पढ़ा होगा। एंजियोटेंसिन 1 फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा, और ये कब कन्वर्ट होगा? जब बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ाना होगा। इसके आगे की मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ये एंजियोटेंसिन 2 इस रिसेप्टर के द्वारा, एंजियोटेंसिन ई टाइप 2 जो एंजाइम है ये, उसका रिसेप्टर भी यहाँ होता है, इस एंजाइम से ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 से लेकर 7 तक, और इनका काम होता है बीपी कम करना, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। तो जब ये डैमेज होता है तो ये जो काम है एंटी इन्फ्लामेटरी काम भी यहाँ नहीं होते और इन्फ्लामेशन यहाँ होने लग जाता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से सॉरी समझ में आया होगा आपको, सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है। इस बीमारी की वजह से हम देखते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन भी फेल हो जाते हैं, सेप्टिक शॉक भी लग जाता है, मरीज को न्यूमोनिया भी हो जाता है, वो सब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में है। इन्फ्लामेशन होना, लंग पेरेन्काइमा का हमने पढ़ा है, न्यूमोनिया। बताओ ये न्यूमोनिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए कई लोगों ने कोविड-19 को एक तरह का न्यूमोनिया भी बताया है। जब न्यूमोनिया की बात करी थी वहाँ कोरोना वायरस एक ईटियोलॉजिकल एजेंट के रूप में भी हमने लिखा था। क्लियर? कॉम्प्लिकेशन में बात कर रहा हूँ, इससे क्या नुकसान? तो न्यूमोनिया हो रहा है, पानी भर रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये न्यूमोनिया के साइन है। अगर ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, बताओ सेप्टिसीमिया होगा कि नहीं होगा? होगा। सेप्टिक शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। सेप्टिक शॉक भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। जब ब्लड डायलेशन यहाँ होगा, सारा ब्लड लंग्स पे आएगा, बताओ लीवर, किडनी
और दूसरे वाइटल ऑर्गन तक पर्याप्त ब्लड पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा, तो काम वो करना सही रखेंगे या कम कर देंगे, कम कर देंगे। बताओ फेलियर सिस्टम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आपने सुना होगा कोविड-19 से किडनी फेल हो गई, लिवर फेल हो गई, वो इसीलिए क्योंकि ब्लड वैसोडाइलेशन की वजह से सारा लंग्स में आ रहा है, और वो किडनी, और चूंकि उनको भी पर्याप्त ब्लड चाहिए अपना काम करने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम बोलेंगे मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गया। और मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गया तो मरीज की क्या हो गई, डेथ हो गई। हालांकि डेथ होने की संभावना यहाँ बहुत कम है, जैसा कि हमने पहले ही बोला 80% लोग रिकवर हो रहे हैं। कुछ माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग होते हैं जिनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट से ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ मोर्टेलिटी यहाँ पर भी है, 2.5% डेथ रेट यहाँ पर है, और उसकी वजह यही है कि यहाँ कॉम्प्लिकेशन की वजह से मरीज की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसके डायग्नोसिस पार्ट पे कि हमको कैसे डायग्नोस करना है। पहला सिंपल, आपको चेस्ट एक्सरे यहां करवाना पड़ेगा, चेस्ट एक्सरे, ताकि जो इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, कंसोलिडेशन है, वो दिख जाए। लेकिन कई बार नॉर्मल एक्सरे से नहीं दिखे तो आपको और सोफिस्टिकेटेड एक्सरे करना पड़ेगा, जिसको हम बोल रहे हैं सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्लियर। इससे क्या दिखेगा आपको, सब इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स दिखेंगे, आपको दिखेगा पानी भर गया है एयरवे के अंदर, पानी भरते हुए वाइटिस अपीयरेंस दिखेगा। सिटी स्कैन से आप क्लियरली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, कंसोलिडेशन दिखेगा। तो वैसे ही जैसा कि हमने न्यूमोनिया में पढ़ा और भी फेल्योर की कंडीशन में भी पढ़ा, तो ये हम वहां पे देख रहे थे। क्लियर। चेस्ट एक्सरे कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप को। क्लियर। ये टेस्ट करने के लिए आपको सैंपल लेना पड़ेगा, और यहां जो सैंपल लिया जाता है इस टेस्ट के लिए वो लिया जाता है नेजोफेरिंजियल स्वाब। पेशेंट के नेजोफेरिंग से कॉटन स्वाब का सैंपल लिया जाता है, और फिर उस स्वाब से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चेक किया जाता है। अगर स्वाब नहीं ले रहे हैं तो पेशेंट अगर स्पुटम प्रोड्यूस कर रहा है तो स्पुटम टेस्ट से भी ये टेस्ट किया जा सकता है, और ये अगर पॉजिटिव फाइंडिंग दे रहा है, ये वायरल लोड बताता है ब्लड के अंदर, वायरल लोड बताता है पर्टिकुलर एयरवे के अंदर, और अगेन बताएगा आइदर पर्सन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो यही एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है, और इसको हम बोल रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर। एंटीजन डिटेक्शन यहाँ बेसिकली हो रहा है, और इस टेस्ट को करने के लिए ये दो जगह से हम सैंपल ले सकते हैं, आइदर नेजोफेरिंजियल स्वाब लेना है या स्पुटम से ये टेस्ट हम कर सकते हैं। क्लियर। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है डायग्नोस करने का। तीसरा ब्लड टेस्ट, हालांकि ये थोड़ा रिलायबल नहीं है, यहाँ एंटीबॉडी डिटेक्शन किया जाता है। हमने सुना है कई बार किट आई है अलग अलग कंट्री से, लेकिन वो रिलायबल रिजल्ट नहीं दे रही है। हाँ हम देख रहे हैं आरटी पीसीआर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, लेकिन एंटीबॉडी वहाँ पर नेगेटिव शो कर रहा है। क्लियर। और हो सके एंटीबॉडी रिसेंट इन्फेक्शन भी नहीं बताता, प्रीवियस इन्फेक्शन को बताता हो, तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म गोल के रूप में काम आता है एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। तो रैपिड किट्स होती हैं टेस्ट के लिए, एंटीबॉडी अगर होती है तो वो पॉजिटिव फाइंडिंग तुरंत ही दे देती हैं। तो एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती है बाय द ब्लड, बाय रैपिड किट मेथड। साथ में डब्ल्यूबीसी देखेंगे यहाँ पे, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या यहाँ पे क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। ल्यूकोपीनिया हमको देखने को मिलेगा ब्लड काउंट के अंदर। क्लियर। पल्स ऑक्सीमीट्री हम देखेंगे, और पल्स ऑक्सीमीट्री में आप देखेंगे पेरिफेरल ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो सैचुरेशन यहाँ पे नो डाउटली क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना। SpO2 चेक करना है बाय द पल्स ऑक्सीमीट्री, और वो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को। तो ज़्यादा कुछ विशेष टेस्ट की यहाँ जरूरत नहीं है, आप सिंपली हिस्ट्री ले लो, फिजिकल एग्जामिनेशन तो जनरली करना है। एक तो चेस्ट एक्सरे देख लो लोकलाइज एनाटॉमिकल डिफेक्ट प्रॉब्लम देखने के लिए, और कंफर्म करने के लिए आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाना पड़ेगा by taking the sample from these two sites, either स्पुटम आप ले हो या नेजोफेरिंजियल जो स्वाब होता है उससे ये टेस्ट हम कर पाते हैं। क्लियर। चलो डायग्नोसिस हो गया हमारा,
उसके बाद हम देखते हैं कि अब डिजीज को कैसे रोका जाए, रोकथाम कैसे की जाए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमने पढ़ा है कि बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, लगभग 1 करोड़ लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं इस बीमारी से। प्रिवेंशन हमको करना है, क्लियर। तो क्यों नहीं हम बीमारी होने से पहले ही डिजीज को प्रिवेंट कर लें ताकि हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। हालांकि माइनर इलनेसेस के अंदर आती है ये, लेकिन मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पर भी है 2.5%, और मॉर्टेलिटी चाहे 1% क्यों नहीं हो, जिसके लिए होता है उसको वो बहुत ग्रॉसली अफेक्ट करता है, क्लियर। हम चाहते हैं बिल्कुल मॉर्टेलिटी नहीं हो, तो इस बीमारी को पहले ही रोक दिया जाए। यहाँ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे जो बहुत इजी हैं और बहुत अफेक्टिव है, हाईली अफेक्टिव हम बोलेंगे। अगर ये काम हमने कर लिया तो ये वायरल इन्फेक्शन हमको नहीं होगा, क्लियर। वन बाय वन बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट द डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंड हाइजीन, हाथ की साफ सफाई इसका मेन कंपोनेंट है। अगर ये काम हमने कर लिया तो प्रोबेबिलिटी डिजीज ट्रांसमिशन नहीं होगा। हैंड हाइजीन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन यहां 2 तरीके से की जाती है, एक तो हाथों को धो के हैंड वॉश करके, और दूसरा अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर या हैंड रब्स को काम में लेके। अगर आपके पास पानी है, साबुन है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है बजाय सैनिटाइजर यूज करने के कि आप आपके हाथों को फ्रीक्वेंटली धोते रहें। लगभग 20 सेकेंड का समय अंतराल यहाँ होता है। आप अपने हाथ को 3 से 5 ml जो लिक्विड वॉल्यूम सॉप है उसको रखते हुए अच्छे से फ्रिक्शन करते हुए, वही जो सारे 6 स्टेप होते हैं उनको काम में लेते हुए हाथों को अच्छे से धोएं। तो सबसे मेन इफेक्टिव तरीका होता है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग हम यहाँ पर करें। लेकिन कई बार हो सके साबुन अवेलेबल नहीं हो, पानी अवेलेबल नहीं हो, तो आपके पास अल्कोहल मिला हुआ सैनिटाइजर होना चाहिए। 70% जो अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, उसको इफेक्टिव माना जाता है। अगर इस तरह का आइसोप्रोपिल अल्कोहल सैनिटाइजर आपके पास है जिसमें अल्कोहल परसेंटेज 70% है, वो हाईली इफेक्टिव है। अगर आपके पास साबुन पानी नहीं है तो इस तरीके से भी आप हैंड हाइजीन कर सकते हैं, क्लियर। सारे दोनों प्रोसीजर हमने पढ़े हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर। दूसरा काम यहां पर अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और ऑब्जेक्ट। हमें ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना है जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, या हम उन चीज़ों के संपर्क में भी नहीं आए जो उस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है या कंटामिनेटेड है। क्योंकि हमने देखा इनडायरेक्टली भी ये ट्रांसमिट होता है, डायरेक्टली तो इन्फेक्टेड पर्सन से होगा, इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट से होगा। जितना पॉसिबल हो सके हम इन दोनों चीज़ों से दूर रहें। हम अपने आप को क्राउड में जाने से रोकें, अननेसेसरी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जहाँ जगह है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से ट्रांसमिशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये काम हमको नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हमको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये काम करेंगे हम तो ये वाला अपने आप ही हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि सामाजिक दूरी का मतलब है कि लोगों से हम थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। स्टैंडर्डली कई स्टडीज बोलती हैं कि कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस हमको रखना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि इस डिस्टेंस पे ऐसे जो ड्रॉपलेट्स होती है वो सेटल डाउन हो जाती है और वो आगे डिजीज ट्रांसमिट नहीं करती। 2 गज हम बोलते हैं, सिंपली 2 गज की दूरी या लगभग 6 फीट का डिस्टेंस हम लोगों के साथ रखें तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी डिजीज के ट्रांसमिशन की। जब भी जरूरी हो बाहर जाना
हम सबको मास्क जरूर लगाना चाहिए। मास्क प्रोबेबली अगर N95 हो, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। अदरवाइज हम सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हैं। क्लियर। कुछ स्टडीज क्लॉथ मास्क के बारे में भी आई हुई हैं, जो पहले प्रीवियसली बता रही थी कि ये क्लॉथ मास्क ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन रिसेंट स्टडीज में देखा है कि अगर ट्रिपल लेयर का कपड़े का मास्क है, अलग अलग कपड़ों से बना हुआ 3 लेयर का, तो वो भी क्वाइट इफेक्टिव है। हमको उसको भी लगाना चाहिए ताकि डिजीज से रोकथाम हो सके। लेकिन सबसे बेस्ट है हम N95 लगाएं। इफ नॉट पॉसिबल सर्जिकल मास्क हम लगाएं, लेकिन नहीं हो तो कपड़े का मास्क भी जो ट्रिपल लेयर का है वो लगाया जा सकता है। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन, हमने देखा है चाइना से ये डिजीज ट्रांसमिट हुई है, कई देशों में फैल गई, तो हमें ऐसे एरिया में विजिट नहीं करनी है जहां पर ये डिजीज ऑलरेडी है, क्योंकि हम जाएंगे नो डाउटली कहीं ना कहीं एक्सपोजर में आएंगे और वो डिजीज हमको हो जाएगी। तो वी शुड रेस्ट्रिक्ट अननेसेसरी ट्रैवल आइदर एट आवर होम टाउन ऑल्सो और अब्रॉड ऑल्सो। तो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन हमको करना चाहिए, हमको ऐसे एरिया में विजिट नहीं करना चाहिए जहां इस तरह का इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रिविलेंट है। हमें बार बार हमारी आंखों को, नोज को और माउथ को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार हम एक्सीडेंटली इस तरह के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं। सिर्फ कांटेक्ट में आना ही डिजीज होने का कारण नहीं है। कांटेक्ट में आप आ गए और अगर आपने नोज, माउथ और आई को टच कर लिया, तब प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो एजेंट आपकी बॉडी में चला जाए। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर चलो टच हो भी गया है, कांटेक्ट में हम आ भी गए ऑब्जेक्ट के, तब हमारे हाथों को हम कम से कम आई, नोज और माउथ को टच नहीं करें। क्लियर। हम फ्रिक्वेंट क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन करते रहें उन चीजों का जो बार बार कंटामिनेट होने की संभावनाएं रखती हैं। क्लियर। क्योंकि बार बार उन चीजों को छुआ जाता है तो हो सके कि वो कंटामिनेट हो, तो हमको फ्रिक्वेंटली उन चीजों की साफ सफाई करते रहना चाहिए। जैसे मैं डोर हैंडल की बात करूं, जैसे मैं लिफ्ट के अंदर स्विचेस की बात करूं, क्लियर, व्हीकल्स के हैंडल्स की मैं बात करूं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अनगिनत चीज़ें हैं ऐसी जो फ्रिक्वेंटली यूज आती हैं, मल्टीपल लोगों के साथ यूज आती हैं। हमको बस करना क्या है कि उनकी फ्रिक्वेंट क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन जरूर करते रहना चाहिए। अब डिसइंफेक्शन करने के लिए आप कुछ यहाँ एजेंट्स को काम में ले सकते हैं। जैसे यहाँ आइसोप्रोपिल अल्कोहल काम में लिया जा सकता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, बस कंसंट्रेशन जरूर याद रखनी, एटलीस्ट 70% वो जरूर होना चाहिए। आप सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यहां काम में ले सकते हैं। 0.1% यहां क्वाइट इफेक्टिव है। आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी काम में ले सकते हैं। परसेंटेज जो इफेक्टिव रहता है वो 0.5%। आप बिटाडिन भी काम में ले सकते हैं, पोविडिन आयोडीन बोलते हैं उसको। पोविडिन आयोडीन अगर कुछ भी नहीं है तो ये भी काम में लिया जा सकता है, 0.2 से लेके 7.5% कंसंट्रेशन के हिसाब से। क्लियर। तो ये कुछ एजेंट्स हैं जिनको आप काम में ले सकते हैं ताकि आप सरफेस को डिसइंफेक्ट कर पाए। क्लियर। याद रखना है परसेंटेज, कंसंट्रेशन। तो अगर ये काम हम करेंगे तो काफी हद तक इस बीमारी से रोकथाम संभव है। इस महामारी के दौर में भी हम अपने आप को बचा सकते हैं बाय सिंपली डूइंग दैट सिंपल टास्क। क्लियर। आपको हाथों की साफ सफाई रखनी है, वैसे ही हम हेल्थ पर्सन है तो ये काम हमको करना ही करना है। हम कांटेक्ट में नहीं आए ऐसे लोगों के जो इन्फेक्टेड हैं, ऑब्जेक्ट हैं, क्राउड से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क हम पहलें, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन रखें, टच नहीं करें आई, नोज और माउथ को, फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग डिसइंफेक्शन करते रहें। और इन सब से ऊपर एक सिविल सेंस की बात है, सिविल कोड की बात है कि अगर मैं इन्फेक्टेड हूं,
मुझे नहीं पता इधर पॉजिटिव कोरोना है या अदर और कोई वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। जब तक आप श्योर नहीं हो, आप अपने आप को क्वारंटाइन जरूर करके रखें। सेल्फ क्वारंटाइन बोला जाता है इसको। ये बहुत अच्छी एक हेल्दी प्रैक्टिस है। क्वारंटाइन वर्ड पहले भी आया है मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस में, कि वो लोग जिनको लगता है कि हम इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आए हैं, चाहे वर्तमान में हम में कोई लक्षण नहीं है, तो भी अपने आप को लिमिट करके रखें, लोगों से दूरी बना के रखें। दैट मीन्स क्वारंटाइन एक तरह का आइसोलेशन होता है, जिसमें हेल्दी व्यक्ति अपने आप को सेपरेट रखता है दूसरे लोगों से, ताकि गलती से भी वो डिजीज को ट्रांसमिट लोगों को नहीं कर दें। तो सेल्फ क्वारंटाइन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। कई लोग तो हालांकि जिनको पता है हम पॉजिटिव है, फिर भी ऐसे ही डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो ये एक सिविल सेंस नहीं है। हम नागरिक हैं भारत के, तो हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, मेरी वजह से किसी को इन्फेक्शन नहीं हो, और अगर मैं हेल्थ पर्सन हूं तो मेरी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। क्लियर? तो सेल्फ क्वारंटाइन हमको कर लेना चाहिए। प्रिवेंशन तो सिंपल था, हमने देख लिया। ये प्रिवेंशन इंडिविजुअल लेवल पे होता है, व्यक्ति के लेवल पे, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है इस बीमारी की रोकथाम के लिए। तो इंडिविजुअल हम तो ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यहां पर लेती हैं। और वो गवर्नमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेती हैं? स्क्रीनिंग यहां करवाती हैं। स्क्रीनिंग आपको पता होगा कि मतलब कि पब्लिक में कोई व्यक्ति जिसको इस तरह का लक्षण है, हम खुद आइडेंटिफाई कर लें। हो सके पेशेंट हमको नहीं बता पाए, लोग नहीं बता पाए, तो टेम्परेचर स्क्रीनिंग हम यहाँ करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा एक थर्मोमीटर होता है सरफेस टेम्परेचर देखने का, तो स्क्रीनिंग जरूर यहाँ होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये करवाती है डिजीज की रोकथाम के लिए बाय सिंपली मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। कंटेनमेंट भी यहाँ गवर्नमेंट करती है। कंटेनमेंट का मतलब होता है रोकथाम। बीमारी की रोकथाम के कई मेजर्स सरकार लेती है। आपने देखा होगा कर्फ्यू लगा देती है गवर्नमेंट। लॉकडाउन इज एन कंटेनमेंट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? आइसोलेट हम लोगों को करके रखते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यहाँ की जाती है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है लोगों को कि जो इन्फेक्टेड हैं या वो इन्फेक्टेड के संपर्क में आए हैं। ये सब कंटेनमेंट का पार्ट है। डिजीज की रोकथाम की जाए, आगे ये कम्युनिटी में नहीं फैले, तो ये गवर्नमेंट लेवल पे प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाता है। क्लियर? मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है समन करना या कम करना। बीमारी हो गई, अब इस बीमारी को कम करना है। एक तो था कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब रोकथाम, हमको डिजीज को रोकना है, आगे ट्रांसमिट नहीं हो। अब डिजीज जो है उस डिजीज को कम करना है, उस डिजीज की प्रिवेलेंस को कम्युनिटी में कम करना है, वो आता है मिटिगेशन के अंदर। तो यहां हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो कोविड सेंटर होते हैं वहां पे ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं, ताकि उस कम्युनिटी में डिजीज क्या हो जाए? कम हो जाए। डिजीज का जो संख्या है, नंबर है, वो कम हो जाए। वो आता है मिटिगेशन के अंदर। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लेती है। स्क्रीनिंग कराती हैं मरीजों की, कंटेनमेंट हम करते हैं, रोकथाम करते हैं, और मिटिगेशन डिजीज को उस कम्युनिटी में खत्म करने के या रिड्यूस करने के एक्शंस यहाँ पर हम लेते हैं। क्लियर? लेकिन फिर भी प्रिवेंशन हम ज़्यादा ले नहीं रहे हैं। तो आप देख रहे हैं डिजीज बहुत तेजी से फैल रहा है, और तब हॉस्पिटल में मरीज आएगा, और जब हॉस्पिटल में मरीज आएगा तब उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। वैसे हमने बात करी है कि 80% लोगों में हम बात करें, या तो वो असिम्टोमेटिक होते हैं या बहुत माइल्ड सिम्टम्स उनके अंदर होते हैं, उनको किसी भी तरीके का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। वो घर पे ही सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं या डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, जानकारी भी होगी आपको, कि टिल डेट कोविड-19 जो डिजीज है, इसका कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है जो डेफिनेट
इसका ट्रीटमेंट करें, या अभी टिल डेट इसके लिए कोई वैक्सीन्स भी हमारे पास नहीं है। हालांकि अभी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं कि प्रॉबेबली द मिड ऑफ अगस्त हमारे पास वैक्सीन इसका आ जाए, बहुत जल्दी आने वाला भी है। प्रॉबेबली कई सारे देश इसमें लगे हुए हैं, इंडिया लगा हुआ है सबसे ज़्यादा, इजराइल, अमेरिका, क्लियर, चाइना। तो टिल डेट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई एक्टिव इम्यूनाइजेशन अवेलेबल नहीं है। तो हमको वही बात आती है कि प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादातर काम में लेने हैं। लेकिन फिर भी अगर डिजीज होती हैं तो डिजीज के बारे में भी एक रिसर्च हुई थी चाइना में, उसका भी कुछ डेटा है, वो मैं आपको बता दूं कि 81% लोगों को तो माइल्ड इन्फेक्शन होता है, 14% लोगों में सीवियर तरह का इन्फेक्शन होता है, 5% लोगों में क्रिटिकल इन्फेक्शन होता है, स्थिति गंभीर होती है, और 2.5% लोगों में डेथ होने की यहाँ पर रेट। तो आप देख रहे हैं मेजर पोर्शन माइल्ड प्रॉब्लम का ही है, तो ऐसे उसमें ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं होती है, क्लियर। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको नो डाउटली कोविड सेंटर जाना है, ट्रीटमेंट वहाँ करना होगा। चूंकि ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं, तो अभी अंडर ट्रायल कुछ ड्रग मरीजों को दी जाती है इलाज के लिए, जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, क्लियर, एंटीवायरल, वायरल को किल करें। तो अभी रेमडेसिविर ड्रग चल रहा है, इसको अंडर ट्रायल यूज किया जा रहा है। इससे पहले रिटो नेविर दिया गया था, लोपिनेविर, क्लियर। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग अभी अंडर ट्रायल हैं। तो ये कुछ ड्रग है जो ऑलरेडी दी जा चुकी है लोगों को, और पॉजिटिव इफेक्ट हमको देखने को मिला है। लेकिन डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी भी नहीं है कि ये एक्यूरेटली 100% वहाँ पे काम करे ही करें, क्लियर। एंटीबायोटिक भी यहाँ दी जा रही हैं, हालांकि ये वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक का ज़्यादा रोल होता नहीं है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन का रोल यहाँ देखा जा रहा है। ज़्यादातर लोग जो पॉजिटिव एजिथ्रोमाइसिन से अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन हालांकि है तो एंटीबायोटिक, वायरस बैक्टीरिया तो है नहीं, वायरस है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी रखता है। तो चूंकि इन्फ्लामेशन यहाँ हो रहा है तो इन्फ्लामेशन को ये कम करने में हेल्प कर रहा है, प्लस सेकेंडरी इन्फेक्शंस यहाँ पे प्रॉबेबली नहीं हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे भी चल रहा है आजकल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिए जा रहे हैं। डेक्सामेथाजोन की स्टडी आई है रिसेंटली, क्लियर, दिया जा रहा है, पॉजिटिव फाइंडिंग्स है इसके बारे में। ये सब अंडर ट्रायल लिखा हुआ है मैंने, डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है कुछ भी, क्लियर। बुखार है तो सिम्टोमेटिकली हमको एंटीपायरेटिक देना ही है, पीसीएम, क्लियर। तो ये कुछ दवाएं हैं जो चल रही हैं, ऐसे डेफिनेट ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट जरूर यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, और पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। लेकिन अभी तक टिल डेट एक्यूरेट डेफिनेट ड्रग ऑफ चॉइस, या मैं बोलूँ ड्रग दैट कैन बी यूज इन अ डेफिनेट वे टू ट्रीट द कोविड-19 इज नॉट अवेलेबल। सपोर्टिव मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा करना होता है इन चीज़ों के साथ, तब जाके पेशेंट को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलता है। और सपोर्टिव मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पर वही मैं नर्सिंग मैनेजमेंट की भी कुछ बातें आपको बता रहा हूँ इन मरीजों के साथ। पहला तो आप पीपी को यूज़ करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये दोनों की सेफ्टी के लिए है। आप तो बचेंगे ही, लेकिन मरीज भी कई बार पॉजिटिव जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, अगर पीपी नहीं पहनते तो कई बार नर्स से भी उसको ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो इट विल सेफ गार्ड फॉर दी बोथ, क्लियर। तो यूज ऑफ पीपी, मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी यहाँ इनिशियली देनी होती है, क्लियर, इससे काम चल जाता है। लेकिन कई बार क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, तो फिर यहाँ पर आपको वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर आप पेशेंट को एंटूबेट करते हुए मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं, क्लियर। तो ये आप नहीं है, वैसे प्रिस्क्रिप्शन देगा डॉक्टर के हिसाब से, और फिर आपको ये काम यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको डाइट का भी विशेष ध्यान पेशेंट का रखना पड़ेगा, आपको रिच कैलोरी प्रोटीन डाइट यहाँ पे पेशेंट को देनी होगी।
कुछ विटामिन सी भी डाइट में हो ताकि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वो काम करें। क्लियर? इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है तो इम्यूनिटी बूस्टर में आपको विटामिन सी मरीज को देना है। क्लियर? इसके अलावा कुछ स्टडी में विटामिन जिंक भी दिया जा रहा है, कुछ में विटामिन डी भी बेनिफिशियरी है। क्लियर? ये करना है, अच्छी स्लीप मिले पेशेंट को, तो ये सब इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं और इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ऐसा डिजीज ज़्यादा गंभीर प्रकार से इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? तो इम्यूनिटी बूस्टर दिया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां हम बात करें साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से भय कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन भी है। अभी हमने देखा था, स्टडी थी चाइना की, 81% माइल्ड इन्फेक्शन होता है, 2.5% मॉर्टेलिटी, और वो भी डेफिनेटली वो भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। क्लियर? तो यहाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई इन्फेक्टेड है और अच्छे से उसको सपोर्ट मिले, गाइडेंस उसकी हो, काउंसलिंग हो, तो बहुत फास्ट रिकवरी उसकी होती है और ऐसे कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम उसको नहीं होती। क्लियर? ज़्यादातर कोमॉर्बिडिटी जिन लोगों को है, कोरोना तो है ही पॉजिटिव, लेकिन कोमॉर्बिडिटी भी साथ में है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की है, तो उनको ये डिजीज ग्रॉसली अफेक्ट ज़्यादा करती हैं। तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमने देखा है 92 एज के भी लोग रिकवर हुए हैं, तो इतना ऐसा कुछ है नहीं, माइनर इलनेसेस वैसे ही आता है डेफिनेशन में हमने बोला है, तो ज़्यादा कुछ घबराने की बात होती नहीं है और वही सारी चीज़ें हमको पेशेंट के साथ करनी है। वी शुड गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ पेशेंट बहुत फास्ट रिकवरी करने लगता है। क्लियर? तो दैट इज सिंपल थिंग्स दैट इज डन बाय ए नर्स इन रिकवरी ऑफ ए पेशेंट। तो हालांकि सारी चीज़ें ज़्यादातर आप लोगों की जानकारी में है, ज़्यादा कुछ मैंने बताया नहीं है, बस थोड़ा सा एक रिव्यू कर लिया है ताकि रिसेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसके साथ हम अपने आप को कोरिलेट कर पाएँ। क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट द कोविड-19। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अभी तक आप इस बीमारी से बहुत दूर होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि ये बीमारी आपके आसपास भी नहीं भटके। आप स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहें, आपका समाज स्वस्थ रहे और सबसे ऊपर हम देश में आ रहे हैं, हमारा देश जो है इस बीमारी से बहुत जल्दी छुटकारा पाएँ और ज़्यादातर लोग जो हैं स्वस्थ रहें। मेरी ईश्वर से यही कामना है और एज ए हेल्थ पर्सन आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें हैं तो हम एक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और बीमारी की रोकथाम में हमारा सक्रिय सहयोग हम सरकार को जरूर दें। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू टू ऑल।